एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो यूजीसी नेट की सीरीज मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर चुकी हूँ, यानी कि जो बच्चे एजुकेशन सब्जेक्ट में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए सीरीज है। तो यहाँ पर बताना चाहूंगी कि भाई एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन बच्चे कौन करते हैं, यानी कि जो एमएड करके आए हैं या एमए एजुकेशन करके आए हैं, तो ऑटोमेटिकली उन बच्चों के लिए भी ये सीरीज है, क्योंकि पूरा का पूरा एमएड का सिलेबस ही, एमए एजुकेशन का सिलेबस ही यहाँ पर होता है। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए तो ये सीरीज है ही है, लेकिन जो नेट का प्रिपरेशन करें उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली मैं करवा रही हूँ, क्योंकि यूनिट वाइज मैं सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में करवाने वाली हूँ। पेपर 2 की तैयारी हम करेंगे, जो कि आपका 200 नंबर का पेपर होता है। पेपर 1 को मैं अभी टच नहीं कर रही हूँ, बाद में करेंगे हम उसको। ठीक है, तो पहला जो यूनिट है वो है एजुकेशनल स्टडीज। ठीक है, एजुकेशनल स्टडीज आपकी पहली यूनिट है। आपको यूनिट यहाँ पर भी मैंने डिटेल सिलेबस भी इंक्लूड कर दिया है ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे। पहला टॉपिक इस यूनिट का है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। ठीक है यार, मेरा पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है, एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, जिसमें आपकी सांख्य, योग, वेदांत और बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये 5 फिलॉसफी आ जाएंगी। आज की वीडियो में हम सांख्य फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में मतलब हमने 2 तरह के सिस्टम्स देखे थे, ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स में आ जाएगा आपका ये सांख्य फिलॉसफी। ठीक है, जिसमें योगा फिलॉसफी, सांख्य फिलॉसफी रहेगा और वेदांत रहेगा। तो आज की वीडियो में हम सांख्य फिलॉसफी को बिल्कुल डिटेल में मैं करवाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, फिर भी कुछ पॉइंट्स अगर रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई सांख्य फिलॉसफी को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एजुकेशन क्या होती है, फिलॉसफी क्या होती है, फिलॉसफी की ब्रांचेस, फंक्शंस। ठीक है, तो शॉर्ट और क्रिस्प टॉपिक्स नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। वहां पर ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सांख्य फिलॉसफी से रिलेटेड भी टॉपिक्स वहां पर मिलेंगे, क्योंकि जो चीजें मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं करवाऊंगी वहां पर मैंने डिटेल में करवाया हुआ है। ठीक है, तो उसका रेफरेंस मैं आप लोगों को दे रही हूं ताकि वहां पर भी आप जाकर देखें। वो मैंने नेट के लिए ही स्टार्ट की। अब हम बात करते हैं सांख्य फिलॉसफी की। बिल्कुल डिटेल में इस टॉपिक को मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो सबसे पहले फाउंडर की बात करते हैं, यानी कि सांख्य फिलॉसफी के फाउंडर या प्रवर्तक कौन है? महर्षि कपिल, सेज कपिल। कपिल मुनि के द्वारा जो टेक्स्ट लिखा गया था वो क्या था? सांख्य सूत्र, यानी कि किताब लिखी गई थी सांख्य सूत्र, वहां पर इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, सांख्य फिलॉसफी का टेक्स्ट कपिल मुनि के द्वारा लिखा गया है। जो टेक्स्ट लिखा गया था उस टेक्स्ट का नाम क्या है, उस किताब का नाम क्या है? सांख्य सूत्र। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। जब हम इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना दर्शन माना गया है इसको। प्रोमिनेंट स्कूल है इंडियन फिलॉसफी का, बहुत ही पुराना और प्रोमिनेंट है। मीनिंग की बात करें, अब ये जो सांख्य है, ठीक है, यहाँ पर कई जगह आपको एन मिल जाएगा, कई जगह एम मिल जाएगा, इसमें पजल नहीं होना है। ठीक है, सांख्य ही इसका मतलब है, हिंदी में हम इसको सांख्य दर्शन कहेंगे। ये जो सांख्य शब्द है इसका मतलब क्या है? नंबर, यानी कि संख्या से रिलेटेड है। देखिए हिंदी में भी आप देख पा रहे हैं, सांख्य संख्या से रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड है, इसलिए इसको फिलॉसफी ऑफ नंबर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 25 मेटाफिजिकल कैटेगरीज की बात की गई है। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं वो आगे हम डिटेल में समझेंगे। और एक और मतलब है इसका, मतलब 2 मीनिंग निकाले गए हैं ओरिजिन की अगर बात करें तो। एक मतलब नंबर से रिलेटेड है, दूसरा क्या है? फिलॉसफी ऑफ राइट नॉलेज। राइट नॉलेज किसके बारे में? पुरुष और प्रकृति के बारे में। पुरुष क्या है? कॉन्शियसनेस है, और प्रकृति क्या है? मैटर है। ठीक है, किसके बारे में राइट नॉलेज की बात की गई है? पुरुष और प्रकृति के बारे में। अब इसके कुछ की फीचर्स यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिए हैं कि भाई ये सांख्य दर्शन किस चीज पर क्या फोकस करता है। तो 2 तरह की रिलेटिव्स की बात की गई है। ये क्या है? ड्यूअलिज्म की बात करता है, 2 रिलेटिव्स की बात करता है, पुरुष और प्रकृति। ठीक है, बिलीफ इन वेदास, ये पुरुष और प्रकृति क्या है आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बिलीफ इन वेदास, वेदास में बिलीफ करता है, यानी कि गॉड के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करता है। आस्तिक दर्शन है। ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी में हमने पढ़े थे 6 दर्शन। ठीक है, जिनमें से सांख्य एक है जो कि सबसे ओल्डेस्ट माना गया है। किस पर बेस्ड है? थ्योरी ऑफ कॉजेशन, यानी कि सत्कार्यवाद पर बेस्ड है। अब ये थ्योरी ऑफ कॉजेशन यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं करवाऊंगी, इसीलिए मैंने आप लोगों को शॉर्ट और क्रिस्प टॉपिक्स करवाए थे। वहां पर मैंने बिल्कुल विद एग्जाम्पल इसको समझाया हुआ है। ठीक है, सांख्य जो थ्योरी ऑफ पोजिशन है, यानी कि सांख्य थ्योरी ऑफ पोजिशन, जिसको सत्कार्यवाद कहा गया है। तो ये सत्कार्यवाद यहाँ पर मतलब ब्रीफ में आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि क्या कहता है। विच स्टेट्स दैट द इफेक्ट
प्री एग्जिस्ट इन इट्स काज, यानी कि जो इफेक्ट है वो कॉज में ही एग्जिस्ट करता है। जैसे दूध से दही का बनना, ठीक है, तो दूध से दही बन रहा है, यानी कि दूध क्या है, कॉज है, दही क्या है, इफेक्ट है। ये डिटेल में यहाँ पर नहीं बता पाऊंगी, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो शॉर्ट और क्रिस्प टॉपिक्स को आप जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये किस पर बेस्ड है, थ्योरी ऑफ कॉजेशन, यानी कि सत्कार्यवाद पर। एक था असत्कार्यवाद जो कि न्याय थ्योरी ऑफ कॉजेशन है, सत्कार्यवाद क्या है, सांख्य थ्योरी ऑफ कॉजेशन। अब सांख्य फिलॉसफी को दूसरे किस किस नामों से जाना जाता है, कई बार इनमें से ये नाम ही उठाकर आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है, कि ये किसका कौन से दर्शन का नाम है। तो क्या है, प्लूरलिस्टिक स्पिरिचुअलिज्म, ड्यूअलिस्टिक रियलिज्म और अनकॉम्प्रोमाइजिंग ड्यूअलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी पता होना चाहिए कि भी सांख्य दर्शन को प्लूरलिस्टिक स्पिरिचुअलिज्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिंगल की बात नहीं की गई है, ड्यूअलिस्टिक है, ड्यूअलिज्म की बात की गई है, दो रियलिटीज की बात की गई है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, ठीक है। कौन कौन सी, पुरुष और प्रकृति। ड्यूअलिस्टिक मतलब दो रियलिटीज की बात की गई है, रियलिज्म की बात की गई है। अनकॉम्प्रोमाइजिंग ड्यूअलिज्म की बात की गई है। अनकॉम्प्रोमाइज क्यों कहा गया है, यानी कि जो दो रियलिटीज हैं पुरुष और प्रकृति, उनमें कोई भी किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब इसलिए इसको अनकॉम्प्रोमाइजिंग ड्यूअलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। आई होप सांख्य फिलॉसफी के बारे में बेसिक चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम सांख्य फिलॉसफी से रिलेटेड कुछ मेन बुक्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड की हैं, कई बार यहाँ से ही क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट क्या है सांख्य फिलॉसफी का, जो सांख्य सूत्र है, जो कि मेन कपिल मुनि के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। ये सबसे मेन बुक है सांख्य सूत्र, जो कि कपिल मुनि के द्वारा लिखा गया था। अब आगे क्या हुआ कि जैसे कोई बुक किसी ने लिख दी, उसके बाद जो है अलग अलग उसी टॉपिक के ऊपर अलग अलग बुक्स आ जाती हैं, लोग उसी चीज के ऊपर अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन दे देते हैं, ठीक है, तो वो उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। तो अब उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बुक आई वो क्या थी, सांख्य करिका, यानी कि इसी को सांख्य सूत्र को ही इंटरप्रेट किया गया, अपने तरीके से व्याख्या की गई, किसके द्वारा, ईश्वर कृष्ण के द्वारा, ठीक है। इसके बाद यानी कि सांख्य सूत्र कपिल मुनि के द्वारा लिखी गई है, सांख्य करिका जो है ईश्वर कृष्ण के द्वारा। इसके बाद सांख्य करिका भाष्य गौड़पाद के द्वारा लिखी गई है, सांख्य प्रवचन भाष्य विज्ञान भिक्षु के द्वारा, और सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखे गए हैं सांख्य फिलॉसफी के बारे में। तो मेन तो क्या है, सांख्य सूत्र है जो कि कपिल मुनि के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट नाम आता है वो है सांख्य करिका, जो कि ईश्वर कृष्ण के द्वारा। कई बार इनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखे गए हैं सांख्य फिलॉसफी के बारे में, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात की कि भाई इसमें दो रियलिटीज की बात की गई है, पुरुष और प्रकृति। तो ये जो पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि छोटे छोटे टॉपिक्स जो मैंने बनाए हैं शॉर्ट और क्रिस्प में, वहां पर मैं डिटेल में बता चुकी हूँ, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ से पुरुष क्या है, यहाँ से आपको पुरुष की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता चल जाएंगी, ठीक है, आगे इंक्लूड नहीं करूंगी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पुरुष क्या है, संस्कृत टर्म है जो कि किससे रिलेटेड है, स्पिरिट, सोल, कॉन्शियसनेस की बात की गई है, आत्मा, कॉन्शियसनेस, ठीक है, जो क्या है, एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है जो कि इनएक्टिव है, कॉन्शियस है, इटर्नल है, ठीक है, शाश्वत है, क्या है, अनचेंजिंग एसेंस है, प्योर है। पुरुष इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द विटनेस और ऑब्जर्वर ऑफ प्रकृति, जो सिर्फ ऑब्जर्वर है प्रकृति का, ठीक है, अनअफेक्टेड है, कांस्टेंट चेंजेस, यानी कि कोई किसी प्रकार का चेंज इसमें नहीं होता। वेदांत में पुरुष को क्या कहा गया है, आत्मा और ब्रह्म। यहाँ पे ब्रह्मा नहीं है, ये जो क्रिएटर है ब्रह्मा, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, पर ब्रह्म जो अल्टीमेट रियलिटी है उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, ब्रह्म की बात कर रही हूँ, वन ट्रू नेचर, वंस ट्रू नेचर। और सांख्य फिलॉसफी में पुरुष को मेल एनर्जी से रिप्रेजेंट किया गया है। आई होप पुरुष क्या होता है, कॉन्शियसनेस, स्पिरिट, सोल की बात की गई है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रकृति की। तो प्रकृति क्या है, प्रकृति भी एक संस्कृत है जो कि किसको, मतलब मैटर से रिलेटेड है, मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी की बात की गई है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीजों की बात की गई है। जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब कहां से आते हैं, प्रकृति से। उन सब का अल्टीमेट कॉज क्या है, प्रकृति है, ठीक है। प्रकृति को एक एनर्जी के रूप में आप डिफाइन कर सकते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, एक्टिव है, इवॉल्विंग है, ठीक है। जितनी भी ये चेंजेस संसार में दिखाई दे रहे हैं यूनिवर्स में, उन सब का अल्टीमेट कॉज क्या है, प्रकृति है, ठीक है। अब ये जो प्रकृति है, तीन प्राइमरी गुणास, इसकी तीन क्वालिटीज हैं। कौन कौन सी हैं, सत्व, रजस और तमस। यहाँ पर मैंने इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर डिटेल में नहीं इंक्लूड की है। मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि आपको शॉर्ट और क्रिस्प टॉपिक्स देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि वहां पर जब आप खोलेंगे उस प्लेलिस्ट को तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है।
यहाँ पर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल में नहीं करवा रही हूँ, वहां पर मैंने करवाई हुई है। तो ये जो सत्व, रजस और तमस तीन क्वालिटीज हैं प्रकृति की, तो सत्व का मतलब प्योरिटी, बैलेंस और क्लैरिटी की बात की गई है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है, प्योर है, प्लेजर है, डिवाइन है। इसको व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा है रजस, एक्टिविटी, डायनामिक है, जो चेंजेज है, मतलब जो चेंजेबल है, एनर्जी है, पैशन की बात की है, ठीक है, जो सेल्फिश डिजायर्स ह्यूमन की होती है कि भाई अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति काम में लगा हुआ है, ठीक है, कुछ ना कुछ कर रहा है अपने पैशन को परस्यू करने के लिए, तो इसको किससे, रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तमस क्या है, इनर्सिया, डार्कनेस, कंफ्यूजन की अवस्था है कि भाई आप घोर अंधकार की अवस्था में चले गए हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल नेगेटिविटी है, इम्प्योर है, पेन है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है तमस गुणों को। अब ये जो तीन गुण है ये क्या है कि भाई ये एवरी ऑब्जेक्ट, हर संसार के हर ऑब्जेक्ट में ये तीन गुण विद्यमान है, ठीक है। कौन कौन से, सत्व, रजस और तमस। लेकिन ये जो तीन गुण है ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते कि भाई सिर्फ सत्व ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करते हैं, ठीक है, कॉम्पीट करने की कोशिश करते हैं। जब ये डोमिनेट करते हैं तो दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, जिसको क्या कहा गया है, स्वरूप यानी कि नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन और विरूप। ये स्वरूप और विरूप परिणाम क्या है ये भी मैं करवा चुकी हूं आप लोगों को, यहां पर भी बता देती हूं। तो स्वरूप परिणाम कह सकते हैं या होमोजीनियस चेंजेस जिनको हम कहेंगे। होमोजीनियस चेंजेस का मतलब जब सत्व का सत्व से मिलन होता है, रजस का रजस से मिलन होता है, तमस का तमस से मिलन होता है, ठीक है। तो इस अवस्था में यानी कि जब होमोजीनियस चेंजेस होती हैं तो कोई नया क्रिएशन नहीं होता। क्रिएशन कब होता है, जब विरूप परिवर्तन होते हैं, यानी कि ये जो गुण है तीनों आपस में एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करते हैं कि भाई सत्व का रजस से मिलन हो रहा है, रजस और तमस आपस में मतलब जो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करते हैं, तब न्यू क्रिएशन होता है, ठीक है। अगर स्वरूप परिणाम होता है, जब होमोजीनियस चेंजेस होते हैं तो कोई क्रिएशन नहीं होता। तो प्रकृति के जो तीन गुण हैं जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ये दो तरह के परिवर्तन होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। जब होमोजीनियस चेंज होता है तो कोई क्रिएशन नहीं होता, लेकिन जब विरूप परिणाम यानी कि विरूप परिवर्तन होते हैं, हेट्रोजीनियस चेंज होते हैं, यानी कि सत्व का रजस से या रजस तमस पर डोमिनेट कर रहा है, तो वहां से क्रिएशन स्टार्ट होता है, न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएशन, ठीक है, नए ऑब्जेक्ट का क्रिएशन स्टार्ट होता है। इस स्टेज को क्या कहा गया है, बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड्स इवोल्यूशन, ठीक है। अब ये जो इवोल्यूशन है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सांख्य थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है, जिसको हम विकासवाद के नाम से जानते हैं, या विकास का सिद्धांत क्या है। तो ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है कि इसमें 25 एलिमेंट्स की बात की गई है। वो 25 एलिमेंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी जिसको विकास का कारण कहा गया है, ठीक है, कि संसार किस तरह से, यूनिवर्स किस तरह से इवोल्व हुआ है उसकी बात की गई है। तो पहली बात 25 एलिमेंट्स बताए गए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। क्यों कहा गया है, यानी कि इसको फिलॉसफी ऑफ नंबर क्यों कहा जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड द फिलॉसफी, क्योंकि इसमें 25 कैटेगरीज की बात की गई है, फंडामेंटल कैटेगरीज है, ठीक है, मेटाफिजिकल कैटेगरीज हैं जो कि आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उनको कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी एलिमेंट्स क्या है, पुरुष और प्रकृति, जो कि मैं आप लोगों को डिटेल में बता ही चुकी हूं, बार बार रिपीट नहीं करूंगी। पुरुष क्या है, अनचेंजिंग है, इटर्नल है, कॉन्शियसनेस है, ठीक है। प्रकृति क्या है, जितना भी रूट कॉज, सब जितना भी क्रिएशन है उन सब का रूट कॉज क्या है, प्रकृति है, जो कि तीन गुणों से मिलकर बनी है, सत्व, रजस और तमस, ठीक है। अब पुरुष और प्रकृति का रोल क्या है, ठीक है। पुरुष क्या है, अनचेंजिंग है, इटर्नल है, इनएक्टिव है, कॉन्शियसनेस, आत्मा, स्पिरिट की बात की गई है। प्रकृति क्या है, नेचर, मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट की बात की गई, मैटर से रिलेटेड है, ठीक है। प्रकृति एक्टिव है लेकिन पुरुष क्या है, इनएक्टिव है। लेकिन जो प्रकृति है वो भी अकेली वर्ल्ड को क्रिएट नहीं कर सकती विदाउट हेल्प ऑफ पुरुष। और पुरुष क्या है, वो भी सोल इनएक्टिव है, वो भी वर्ल्ड को अकेला क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो वर्ल्ड क्रिएट हुआ वो कैसे होता है, जब पुरुष और प्रकृति आपस में क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, जिसके कारण प्रकृति के तीन जो गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, उनमें डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। उसके कारण ये इवोल्यूशन का प्रोसेस, यानी कि डिस्टरबेंस बिटवीन प्रकृति एंड पुरुष बिगिंस द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। जब पुरुष और प्रकृति आपस में क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, जिसके कारण प्रकृति की जो 3 क्वालिटीज हैं, 3 गुणाज हैं, उनमें डिस्टरबेंस होता है, उसके कारण ये इवोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है वो एक पूरे के पूरे ऑर्डर को फॉलो करता है कि भाई ऑर्डर ऑफ क्रिएशन क्या है। तो पहले 2 एलिमेंट क्या है, पहला है पुरुष, दूसरा है प्रकृति। दोनों में डिस्टरबेंस होती है, यानी कि दोनों जब आपस में क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तो वो प्रोसेस स्टार्ट होता है इवोल्यूशन का। अब क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो दोनों से जो पहला एलिमेंट निकल कर आता
है वो क्या है, बुद्धि, इंटेलेक्ट, ठीक है। यानी कि इसको प्रकृति का हम पहला प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि प्रकृति क्या है, एक्टिव है, चेंजिंग है, इवॉल्विंग है, तो इसको बुद्धि को क्या कहा गया है, पहला फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्रकृति। या ये जो इंटेलेक्ट या बुद्धि क्या करती है, रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। अब ठीक है, पुरुष और प्रकृति से पहला प्रोडक्ट निकल कर आता है वो क्या है, बुद्धि। बुद्धि से क्या निकल कर आता है, अहंकार। भाई जब व्यक्ति में बुद्धि आ जाती है, डिसीजन मेकिंग की क्षमता आ जाती है, तो नेचुरल है कि उसमें अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है, ठीक है, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी क्रिएट हो जाती है। अब अहंकार से कौन सा एलिमेंट निकल कर आता है, मनस, जो कि मतलब मन से रिलेटेड है। अब ये जो 3 एलिमेंट्स है इनको मैंने थोड़ा सा डिटेल में डाल दिया है ताकि आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी तरीके से समझाया हुआ है। पहला एलिमेंट क्या है, महत, इंटेलेक्ट या बुद्धि, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सत्व, यानी कि प्योरिटी से रिलेटेड होता है। लेकिन जो महत है, इससे नेक्स्ट एलिमेंट क्या इवॉल्व होता है, अहंकार, ईगो, यानी कि व्यक्ति में जब डिसीजन मेकिंग की क्षमता आ जाती है तो उसमें अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है, ठीक है। अब ये जो अहंकार होता है ये प्रकृति के 3 गुणों के साथ मिलकर काम करता है। कौन कौन से 3 गुण, सत्व, रजस और तमस, ठीक है। जब अहंकार अपने सात्विक एस्पेक्ट में होता है, सत्व अवस्था में होता है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स इवॉल्व होते हैं, एक होता है मनस, दूसरा ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। इसको आप ज्ञानेंद्रिया भी कह सकते हैं या सेंसेस ऑफ कॉग्निशन के नाम से भी जानते हैं। मनस, ज्ञानेंद्रिया यानी कि जो सेंस ऑर्गन्स हैं, और कर्मेंद्रियां जो एक्शन ऑर्गन्स हैं, वो इवॉल्व होता है जब अहंकार अपनी सत्व अवस्था में होता है, ठीक है। लेकिन जब अहंकार अपनी तमस एस्पेक्ट में होता है तो तन्मंत्रा, जिसको हम सटल एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, वो इवॉल्व होते हैं, जो कि मैं आगे अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। अब अहंकार जब अपनी सात्विक अवस्था में होता है तो कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, मनस, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ठीक है। मनस यानी कि माइंड से रिलेटेड है, विच हेल्प्स प्रोसेस सेंसरी डाटा एंड फ्रॉम परसेप्शन, जो चीजों को परसीव करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा क्या निकल कर आता है, यानी कि जब अहंकार अपनी सत्व अवस्था में होता है तो पहला एलिमेंट मनस, दूसरा क्या है, 5 सेंस ऑर्गन्स, जिसको ज्ञानेंद्रियों के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी कि आंख, कान, नाक, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ईयर, स्किन, आई, टंग और नॉज, ठीक है। ईयर्स के द्वारा हम सुन सकते हैं, स्किन से महसूस कर सकते हैं, आई से देख सकते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां। और सात्विक अवस्था में ही अहंकार होता है तो और क्या निकल कर आते हैं, 5 एक्शन ऑर्गन्स, कर्मेंद्रियां, जिनसे हम काम करते हैं, जैसे माउथ से हम बोलते हैं, हैंड से हम चीजों को ग्रैस्प करते हैं, लेग से मूव करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट है उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो माउथ, हैंड, लेग, रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, ये क्या है, 5 कर्मेंद्रियां। कब, जब अहंकार अपनी सात्विक अवस्था में होता है, ठीक है। इसके बाद जो है 5 सटल एलिमेंट्स, जब अहंकार अपनी तमस अवस्था में होता है तो ये 5 सटल एलिमेंट्स इवॉल्व होते हैं, ठीक है। 5 सटल एलिमेंट्स इवॉल्व होते हैं, कौन कौन से, साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट और स्मेल, ठीक है। साउंड का मतलब जिसको हम कहेंगे शब्द, टच, स्पर्श, फॉर्म का मतलब रूप, टेस्ट का मतलब रस, और स्मेल का मतलब गंध। हिंदी में बता रही हूँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ठीक है। अब शब्द यानी कि सुनने से रिलेटेड है, टच जो कि सेंसेशन आप चेक कर सकते हैं टच करके, फॉर्म का मतलब विजन से रिलेटेड है, टेस्ट का मतलब फ्लेवर से परसीव आप करें, जैसे एप्पल खा रहे हैं तो उसका टेस्ट कैसा है, ठीक है। स्मेल फ्रेगनेंस से रिलेटेड है। अब ये जो 5 सटल एलिमेंट्स हैं जो तन्मंत्रास हैं, इनसे क्या निकल कर आता है, इनसे ये 5 महाभूतास निकल कर आते हैं, सूक्ष्म ग्रोस एलिमेंट जिसको हम कहेंगे या महाभूतास के नाम से जानते हैं। क्या क्या, आकाश, वायु, अग्नि, पानी और पृथ्वी, ठीक है। ये क्या है, ये 5 महाभूतास है। तो देखिए ये टोटल 25 एलिमेंट्स है। एक बार समराइज में आप लोगों को कर देती हूँ। पहला है पुरुष जो कि अनचेंज्ड और ऑब्जर्वर है, दूसरा है प्रकृति जो कि इवॉल्विंग है, एक्टिव है, ठीक है। अब पुरुष और प्रकृति के मेल से जो पहला प्रोडक्ट आता है वो है बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से मनस और 10 सेंसेस और एक्शन ऑर्गन्स। कब, जब अहंकार अपनी सात्विक अवस्था में होता है। जब अहंकार अपनी तमस अवस्था में होता है तो 5 सटल एलिमेंट्स निकल कर आते हैं, और ये जो 5 सटल एलिमेंट्स हैं इनसे ही 5 ग्रोस एलिमेंट्स, सूक्ष्म एलिमेंट्स निकल कर आते हैं। तो ये टोटल जो है 25 एलिमेंट्स हैं जो क्या एक्सप्लेन करते हैं, क्रिएशन, इवोल्यूशन एंड फंक्शन
फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स। तो सांख्यिकी फिलॉसफी को नंबर फिलॉसफी के नाम से भी जाना जाता है, या ये जो 25 एलिमेंट्स है इसको जो है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, विकासवाद का सिद्धांत क्या है इसके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे मैं ये जो 25 एलिमेंट्स है यहां से मैं आप लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूं। क्या है वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है इनमें, ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई जैसे आपको दे दिया कि जो महत्व है वो सिर्फ इफेक्ट है, कॉज और इफेक्ट दोनों है या दोनों ही नहीं है। तो ये आपको मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए हैं। पहला एलिमेंट है पुरुष, दूसरा है प्रकृति, दोनों से मिलकर क्या निकला महत्व। अब ये जो पुरुष है यहां से मैं आप लोगों को कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप समझा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं सांख्य थ्योरी से कि भाई जैसे महत्व आपको दे दिया कि ये कॉज और इफेक्ट है, कॉज है इफेक्ट है, मतलब 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो पुरुष है वो क्या है, इनएक्टिव है, ना ही कोज है ना ही इफेक्ट है। ठीक है, मतलब बिल्कुल इनएक्टिव है। तो पुरुष क्या है, ना कोज है ना इफेक्ट है। प्रकृति क्या है, यानी कि जितने भी चीजों जो भी इवोल्यूशन हो रहा है उन सबका अल्टीमेट कोज क्या है, प्रकृति है। जैसे हमने सत्कार्यवाद में जो सांख्य थ्योरी ऑफ पोजीशन है वहां पर हमने देखा कि भाई जो इफेक्ट है वो प्री एग्जिस्ट करता है कॉज में। तो वहां पर क्या था कि जैसे दूध से दही का बनना, तो दूध क्या है, कॉज है, दही क्या है, इफेक्ट है। ठीक है, अब दूध से दही बन रहा है, लेकिन जो दूध है वो भी तो कहीं से आया होगा, तो वो कहां से आया है, प्रकृति से। वो उसका अल्टीमेट कॉज क्या है, प्रकृति है, यानी कि सब चीजों का अल्टीमेट कॉज क्या है, प्रकृति है। तो प्रकृति क्या है, कॉज ओनली है। ठीक है, सिर्फ कॉज है, इफेक्ट नहीं है, सिर्फ क्या है, कॉज है। अब दोनों से मिलकर क्या निकला, महत्व, इंटेलेक्ट, बुद्धि। तो ये जो महत्व है ये क्या होगा, इफेक्ट तो होगा ही होगा। अब ये महत्व से क्या निकल रहा है, अहंकार। तो ये क्या हो गया, कॉज हो गया, क्योंकि इसका अहंकार का कारण क्या है, महत्व है। तो ये इफेक्ट और कॉज दोनों होगा। अब अहंकार से क्या निकल कर आ रहा है, मनस। ठीक है, मेरा पेन कई बार गायब हो जाता है यार, कहाँ है। अब अहंकार से क्या निकल कर आ रहा है, मनस, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। ठीक है, तो अहंकार भी क्या होगा भाई, अहंकार क्या होगा, कॉज और इफेक्ट दोनों होगा, क्योंकि अहंकार से भी आगे इवोल्यूशन हो रहा है। अब ये जो मनस, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां ये क्या होंगे, ये सिर्फ इफेक्ट होंगे, क्योंकि कॉज नहीं है किसी चीज का। ठीक है, कि भाई मनस से कुछ और निकल कर आ रहा है, ज्ञानेंद्रियों से और इवोल्यूशन हो रहा है, या कर्मेंद्रियों से। ठीक है, अब जब अहंकार अपनी सात्विक अवस्था में होता है तो मनस, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया। ठीक है, अब जब अहंकार अपनी तामसिक अवस्था में होता है, तमस अवस्था में होता है, तो ये तन्मंत्रास इवोल्व होते हैं। ठीक है, यानी कि अहंकार से ये तन्मंत्रास भी इवोल्व हुए हैं। तो ये जो तन्मंत्रास हैं इनसे क्या इवोल्यूशन होता है, ये महाभूताज निकल कर आते हैं। तो ये जो तन्मंत्रास हैं इफेक्ट तो होंगे ही होंगे, क्योंकि अहंकार से निकला है। ठीक है, अब ये कोज भी होगा, क्योंकि इनसे कुछ और आगे इवोल्यूशन हो रहा है। तो ये क्या हो गया, कोज और इफेक्ट। तो कौन कौन से आ गए कोज और इफेक्ट में, महत्व, अहंकार और तन्मंत्रास। ये क्या है, कोज और इफेक्ट दोनों हैं। और इफेक्ट ओनली में क्या क्या रहेगा, मनस, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और ये महाभूताज। ठीक है, तो यहां पर मैंने कंक्लूड करके भी लिख दिया है कि भाई कॉज और इफेक्ट क्या क्या होंगे। ठीक है, तो कॉज ओनली में क्या आ जाएगा, आपका सिर्फ प्रकृति, यानी कि जितनी भी चीजें हैं उनका अल्टीमेट कॉज क्या है, प्रकृति। प्रकृति सिर्फ कॉज है। ठीक है, इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था, यानी कि सेंस ऑर्गन्स, मोटर ऑर्गन्स, यानी कि एक्शन ऑर्गन्स, मनस और ग्रोस बॉडीज, महाभूतास। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट है, क्योंकि इनसे आगे कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। कोज और इफेक्ट में दोनों में क्या आ जाएगा, महत्व से अहंकार निकल कर आ रहा है। ठीक है, और 5 सटल एलिमेंट्स, ये क्या है, ये कॉज और इफेक्ट दोनों हैं, जो कि मैं पीछे ही बता चुकी हूँ। और पुरुष क्या है, नीदर कॉज नॉर इफेक्ट। आई होप ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखिए, हमने जो है फिलॉसफी की 3 मेन ब्रांचेस देखी थी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एग्जियोलॉजी। तो सांख्य फिलॉसफी का मेटाफिजिक्स क्या कहता है कि भाई सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग रियलिटी क्या है, कि ये जो प्रकृति है, मतलब उन्होंने क्या कहा है, सांख्य फिलॉसफी क्या कहती है कि ड्यूअलिज्म की बात करती है, पुरुष और प्रकृति की बात की गई है। ठीक है, पुरुष क्या है, इटर्नल, कॉन्शियस, इमैटेरियल और पैसिव है, इनएक्टिव है। प्रकृति मटेरियल, डायनामिक, कंपोज्ड ऑफ द 3 गुणा, जो कि मैं बार बार बता चुकी हूं। इन्हीं से ये 2 गुणों में जब इंटरेक्शन होता है, जिसके कारण प्रकृति के 3 जो गुण है, सत्व, रजस और तमस, उनमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, जिसके कारण आगे का पूरा इवोल्यूशन होता है, जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जो मेटाफिजिक्स है सांख्य फिलॉसफी की, वो क्या कहती है, ड्यूअलिज्म की बात की गई है, पुरुष और प्रकृति की बात की गई है। आगे
आगे का पूरा इवोल्यूशन इन्हीं दो एलिमेंट से होता है। आगे का जो भी इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है, इन दोनों में इंटरेक्शन से जो भी आगे प्रोसेस होता है, वो इवोल्यूशन का पूरा प्रोसेस जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एपिस्टेमोलॉजी ऑफ सांख्य फिलॉसफी। पता होना चाहिए कि भाई सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो है नॉलेज के सोर्सेज क्या क्या है। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी में हम स्टडी ऑफ नॉलेज को स्टडी करते हैं कि भाई नॉलेज के स्रोत क्या क्या है, सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है। तो सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग 3 तरह की नॉलेज की बात की गई है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ठीक है, प्रत्यक्ष का मतलब आप चीजों को देखकर अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर, अपने सेंसेस के थ्रू चीजों को के बारे में नॉलेज ग्रहण कर रहे हो। बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण की अवस्था नहीं, जैसे हम बात कर, प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ठीक है, गलत बोल गई। दूसरा है अनुमान का मतलब इन्फेरेंस लगाना, भाई लॉजिकल कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। आपने चीजों को ऑब्जर्व किया, उसके आधार पर आप अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में। इसके बाद है शब्द, जिसको हम टेस्टिमोनी कहते हैं, यानी कि नॉलेज फ्रॉम रिलायबल अथॉरिटी स्क्रिप्चर्स, यानी कि जो भी चीज लिखी हुई है, जैसे किताबों में कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़कर हम नॉलेज गेन कर रहे हैं। ठीक है, उसको क्या कहा गया है, शब्द। तो 3 तरह के सोर्सेज की बात की गई है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे दिया है, इसको समझ लीजिएगा आप, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें एक्जियोलॉजी की, यानी कि सांख्य फिलॉसफी का एक्जियोलॉजी क्या कहता है, वैल्यूज की बात हम करते हैं एक्जियोलॉजी में, तो क्या है कि भी नॉलेज, डिटैचमेंट और बैलेंस की बात की गई है। हार्मोनी, यानी कि प्रकृति के जो 3 गुणाज हैं उनमें हार्मोनी को मेंटेन करना है। लिबरेशन की बात की गई है। कुछ मोरल प्रिंसिपल्स पर भी फोकस किया गया है, जैसे सेल्फ डिसिप्लिन, इनर अवेयरनेस एंड फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी पर फोकस किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी। भाई सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, तो सबसे पहले आते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कैसे होनी चाहिए, लिबरेशन, मोक्ष की बात की गई है सांख्य फिलॉसफी में कि भाई कि डेवलपिंग राइट नॉलेज टू फ्री पुरुषा फ्रॉम प्रकृति। भाई बच्चों में राइट नॉलेज को डेवलप करना है ताकि वो लिबरेशन, मोक्ष को प्राप्त कर सके। ठीक है, यानी कि पुरुष और प्रकृति, पुरुष जो है प्रकृति से फ्री हो सके, इस तरह की राइट नॉलेज को डेवलप करना। सेल्फ अवेयरनेस की बात की गई है ताकि बच्चे अपने 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 आप को समझे। ठीक है, बैलेंस डेवलपमेंट की बात की गई है, यानी कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों में इंटेलेक्ट, इथिकल वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ को डेवलप करे। इसके बाद करिकुलम कैसा होना चाहिए सांख्य फिलॉसफी के अनुसार, तो सांख्य फिलॉसफी के अनुसार जो है करिकुलम थ्योरेटिकल नॉलेज भी प्रोवाइड करे और प्रैक्टिकल नॉलेज भी। थ्योरेटिकल नॉलेज में मतलब इस तरह का स्क्रिप्चर होना चाहिए जो कि फिलॉसफिकल टेक्स्ट, ठीक है, फिलॉसफिकल चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। प्रैक्टिकल में मतलब ऑब्जर्वेशनल स्किल्स की बात की गई है, जैसे कि भाई इस तरह के सब्जेक्ट होने चाहिए जैसे योगा हो गया, इथिक्स हो गया। ठीक है, जो होलिस्टिक ग्रोथ को डेवलप कर सके। तो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज इंक्लूड होना चाहिए, मतलब इस तरह का करिकुलम होना चाहिए जो थ्योरेटिकल नॉलेज भी प्रोवाइड करे और प्रैक्टिकल नॉलेज भी। मेथड्स ऑफ टीचिंग्स की अगर हम बात करें तो डायलॉग और डिस्कशंस होना चाहिए, यानी कि जो लॉजिकल थिंकिंग और क्लैरिटी को प्रमोट करे। ठीक है, मेडिटेशन एंड रिफ्लेक्शन की बात की गई है। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, यानी कि ऑब्जर्वेशनल टास्क फॉर अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड सेल्फ, इस तरह के मेथड्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें रोल ऑफ अ टीचर, तो टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, गाइड की तरह होना चाहिए जो कि स्टूडेंट्स की हेल्प कर सके राइट नॉलेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट का प्लेस। अगर हम बात करें भी स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, तो आइडियल होना चाहिए, कि डिसिप्लिन होना चाहिए, उसमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन पर वो फोकस कर सके। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो भाई जो भी टीचर के द्वारा उनको बताया जाए उसको वो फॉलो करें। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल, तो स्कूल का कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए, यानी कि स्कूल कैसा होना चाहिए। इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो स्कूल का इन्वायरमेंट पीसफुल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, फोकस ऑन स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पर फोकस करें, इस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए। स्ट्रक्चर की बात करें कि भाई स्कूल का स्ट्रक्चर तो गुरुकुल सिस्टम पर फोकस किया गया है। ठीक है, यानी कि जहां पर टीचर्स और स्टूडेंट साथ रहते थे, जो कि फोस्टर करें डिसिप्लिन और डिटैचमेंट के लिए फोस्टर करें। डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो कैसा होना चाहिए, सांख्य फिलॉसफी हाई डिग्री ऑफ सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन को, यानी कि डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए जो कि सेल्फ इम्पोज्ड हो। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन की बात की गई है। तो सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे बॉन्डेज और लिबरेशन की। ठीक है, ये बॉन्डेज और लिबरेशन क्या है, तो बॉन्डेज क्या है, द सोल, यानी कि जो पुरुष है, पुरुष क्या है, सोल है, गेट्स अटैच टू मटेरियल लाइफ, जो कि मटेरियल लाइफ से अटैच है इग्नोरेंस के कारण, जिसके कारण दुखों को बढ़ावा मिलता है। अब ये जो बॉन्डेज है, इससे लिबरेशन, मुक्ति कैसे अचीव की जा सकती है, तो 2 तरह की मुक्ति की बात की गई है, एक है जीवन मुक्ति और दूसरी है विधेय मुक्ति। जीवन मुक्ति का मतलब आप जिंदा रहते हुए, आप जिंदा हैं
तब आप अवेयर हो चुके हैं और आपने दुखों से मुक्त हो गए हैं, ठीक है, मतलब पुरुष और प्रकृति का डिटैचमेंट हो गया है। दूसरी है विधेय मुक्ति, यानी कि जिसको कैवल्य कहा गया है, जो कि आपकी डेथ के बाद ही आपको कंप्लीट लिबरेशन मिलेगा, आप अपने दुखों से मुक्त हो पाएंगे, ठीक है। अब ये जो लिबरेशन है, इसको सांख्य फिलोसफी में अपवर्ग भी कहा गया है, जो कि अल्टीमेट गोल है लाइफ का। अपवर्ग का मतलब है अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, जिसको लिबरेशन कहा गया है। तो दोस्तों, ये सांख्य फिलोसफी को मैंने बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, सेशन आप लोगों को अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगली वीडियो में हम योगा फिलोसफी को बिल्कुल डिटेल में करेंगे।